लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। द टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों टर्म्स किसने दी थी? दीज वर गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे, वो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मेनली सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। और उसके दौरान उनको जो जो ऑब्जर्वेशन हुई, उसके बेसिस पे जो फिनोमिनन उन्होंने देखा, उन्होंने उसके लिए ये टर्म्स कॉइन की थी। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व these two phenomenons while doing dihybrid crosses in Drosophila to study sex linked genes। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस के दौरान वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या शो हो रहा है, उन सब चीज़ों में उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ये पाया कि कभी कभी तो जो पेरेंट के क्रोमोसोम के ऊपर कॉम्बिनेशंस हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे जीन्स जिस तरीके से प्रेजेंट हैं, वैसे के वैसे ही ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। और कभी कभी उन्होंने देखा कि कुछ जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, या एक नया रिकॉम्बिनेशन होकर एक नया पैटर्न जीन्स का क्रोमोसोम पर नज़र आता है। जीन्स वही हैं, किसी क्रोमोसोम पर अगर 4 जीन्स प्रेजेंट हैं, 4 हैं रहेंगे, बट उनके जो एलील्स की प्रेजेंस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और इनके साथ साथ, इन एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी के साथ साथ, इनके साथ जो इनके साइंटिस्ट स्टूडेंट थे, एल्फर्ड स्टूटरवेंट, उन्होंने भी क्या स्टडी करा कि कितनी बार ये जो चेंजेस हैं ये आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करा। ठीक है, और उनकी हेल्प से उन्होंने फाइंड आउट करा जीन्स के बीच का डिस्टेंस, किसी क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। तो इस फॉर्म में उन्होंने एक क्रोमोसोम पर जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं उनका क्या सीक्वेंस है, कहाँ कहाँ कौन सा प्रेजेंट है, उसका एक पूरे तरीके से मैप मान लीजिए तैयार करें। जैसे आप किसी एरिया का, किसी गली का मैप तैयार करें कि पहला नंबर घर किसका है, फिर किसका या कहाँ से रास्ता जा रहा है। सो इस तरीके से एक क्रोमोसोम पर सारे जीन्स की लोकेशन डाली, किसकी हेल्प से? रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, बार हर बार नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाने में कितनी बार चेंजेस या रिकॉम्बिनेशन आ सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन की हेल्प से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है, ये समझते हैं। लिंकेज, लिंकेज नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है, लिंक्ड है, कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपस में कुछ कनेक्शन है। ठीक है ना। सो लिंकेज इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स का आपस में फिजिकल एसोसिएशन, आपस में फिजिकली कुछ कनेक्शन है, कुछ जुड़े हुए हैं आपस में, एक दूसरे के टच में। ठीक है, कौन से जीन्स की बात हो रही है? जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक, एक क्रोमोसोम के जीन्स हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में लिंकेज की बात होगी, दूसरे क्रोमोसोम के जीन्स यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हम उन्हीं जीन्स के बारे में कंसीडर करते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इफ़ यू हैव टू डिफाइन लिंकेज, क्या कहेंगे हम? लिंकेज इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट नियरर टू ईच अदर आर कॉल्ड क्लोजली लिंक्ड जीन्स। जो जीन्स एक दूसरे के पास में हैं, ज़्यादा पास में हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं, ज़्यादा टाइटली लिंक्ड हैं। और जो दूर हैं वो क्या हो गए? लूजली लिंक्ड। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड लूजली लिंक्ड जीन्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है? रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्लियर हो गया, क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनका आपस में वो कितना एक दूसरे से टच में है, उसके अकॉर्डिंग उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उन सब को फिजिकल एसोसिएशन को बोलते हैं लिंकेज। जो ज़्यादा पास पास हैं जीन्स वो टाइटली लिंक, और जो दूर है वो लूजली लिंक। चलिए सेकंड टर्म है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। ठीक है,
रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से किसी क्रोमोसोम पर जो जीन्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है पेरेंट्स में, वो ऑफस्प्रिंग में थोड़ा चेंज हो जाए। आपको मियोसिस याद है बेटा? मियोसिस का प्रोफेस 1 में आपने चाइज़मेटा फॉर्मेशन पढ़ा था, याद है? तो वहाँ पे क्या हो रहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो क्रॉस ओवर करते हैं, है ना, उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के साथ, मतलब उसके सिस्टर क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर होने से कुछ पार्ट एक्सचेंज हो गया, तो सोचो उस क्रोमोसोम के 1-2 जीन्स सिस्टर क्रोमेटिड से एक्सचेंज हो गए, यानी पेरेंट के क्रोमोसोम में जो जीन्स का सीक्वेंस था उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में उसमें थोड़ा वेरिएशन आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ओके, अब रिकॉम्बिनेशन किसी भी जीन्स में हो सकता है या कंपैरेटिवली कम या ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जो ज़्यादा पास में है जीन्स, वो एक्सचेंज होने में जो उनकी रेशो है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो जीन्स एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो लूजली लिंक्ड जीन्स हैं तो रिकॉम्बिनेशन का चांस ज़्यादा है, टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं रिकॉम्बिनेशन का चांस कम है। ओके, टाइटली लिंक्ड जीन्स शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, ठीक। लूजली लिंक्ड जीन्स शो हायर रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। रिकॉम्बिनेशन में ये ओरिजिनल ऊपर जो पेयर दिया हुआ है, ठीक है, ये पेरेंटल क्रोमोसोम है जिसके अंदर एक सिस्टर क्रोमेटिड पर हमने क्या दिखाया है, डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है। 4 जीन्स हैं ABCD, ठीक है। डोमिनेटिंग एक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड पे प्रेजेंट है और उसका रिसेसिव एलील दूसरे पे प्रेजेंट है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हुआ, जो D जीन है वो क्रॉसिंग ओवर हो गई, चाइज़मेटा फॉर्मेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुई, और जो D जीन के एलील थे वो एक्सचेंज हो गए। ओके, सो अब ये जो नीचे वाला पेयर है क्रोमोसोम का, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, A, B और C जिस सिस्टर क्रोमेटिड पर डोमिनेटिंग प्रेजेंट है उसके पास D कैसा आ गया, रिसेसिव आ गया, और जिसके पास ABC रिसेसिव है उसके पास D कैसा आ गया, डोमिनेटिंग आ गया। ठीक है, अब ये दोनों जो नया बन गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो गया ना। अब ये वाले क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट होकर हाफ ऑफ होके कहाँ जाएंगे, गैमीट्स में। मियोसिस के बाद तो गैमीट्स, मियोसिस हो रहा है तो गैमीट फॉर्मेशन ही होगा ना, तो ये वहाँ पर जाके अब इनमें से जो भी किसी ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, पेरेंट के पास जिस चीज़ के चारों के ABCD ये 4 जीन्स डोमिनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट थे, तो डोमिनेटिंग अपने आप को शो करता है। लेकिन अब बच्चे के अंदर क्या होगा, ABC तो डोमिनेटिंग है बट D तो रिसेसिव आ गया, है ना। ऐसे ही अगर दूसरा वाला गैमीट गया जिसमें ABC तो रिसेसिव है, D डोमिनेटिंग है, तो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए वेरिएशन शो होगी ना। ओके, अब इसके अंदर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि A और D, A क्रोमोसोम के इस एंड में है, D क्रोमोसोम के दूसरे एंड में, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी क्या लगता है कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि A और D हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पे चले जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड पे चेंज हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये सीक्वेंस बिगड़ेगा ही हर मैक्सिमम टाइम। अब क्रॉसिंग ओवर होने के लिए क्रोमोसोम का जो ब्रेकडाउन होना है, ज़रूरी नहीं है कि वो D से हो, वो C के बीच में से भी हो सकता है, A और B के बीच में से भी हो सकता है ना। तो A और D का एक्सचेंज होने का चांस कितना है, काफ़ी है ना। अगर मैं आपसे कहूँ A और B इन दोनों में चेंज होने का चांस कितना है, जैसे अभी वाले में हुआ, सिर्फ D वाला जो सेगमेंट है, जीन है, वो एक्सचेंज हुआ। A और B कैसे हैं, साथ में। अगर C के बीच में से क्रॉसिंग ओवर होती तो CD 2 एक्सचेंज हो जाते, बट A B फिर भी साथ रहते। तो कंपैरेटिवली A और B क्रोमोसोम पे पास पास प्रेजेंट है ना, डिस्टेंस कम है ना उनके बीच में, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन का चांस भी कम है। A और D बहुत डिस्टेंस है,
यानी ये लूजली लिंक्ड जीन है तो रिकॉम्बिनेशन का चांस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जितने करीब में होंगे यानी टाइटली लिंक्ड जीन्स रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लूजली लिंक्ड जीन्स रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब जल्दी से इसके हम पॉइंट्स के फॉर्म में देख लें। जीन ए एंड बी आर क्लोजली लिंक्ड जीन्स, टाइटली लिंक्ड एज कंपेयर टू जीन ए एंड डी। ठीक, so the probability of recombination depends on the distance between the any given two genes. More the distance, more the chance of recombination. ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। Probability of recombination is directly proportional to the distance between the two given genes. जो दो जीन्स की हम बात कर रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाओ रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ेंगे, डिस्टेंस कम है रिकॉम्बिनेशन के चांस कम हो जाएंगे। ठीक, सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज ऑफ जीन्स। अगर हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इनमें इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि उल्टा। लिंकेज कम करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। लिंकेज लूज हुई तो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं सो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लूजली लिंक्ड जीन्स हैं तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, लिंकेज स्ट्रॉन्ग तो रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज की स्ट्रॉन्गनेस को कम करा, लिंकेज को कम कर दिया, लूज कर दिया तो रिकॉम्बिनेशन का चांस बढ़ गया। ठीक है, मोर द जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर लेस द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक, ओके, तो आपके ये पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गया आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।